हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन केमिस्ट्री बाय अमित सोनी में आपका स्वागत है। हेलो एरिन टॉपिक अपना चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन या एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। और हेलो एरिन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम 4 टाइप की रिएक्शन देखेंगे, जिनको मैंने स्मॉल ABCD दिया है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके बाद की रिएक्शन को हम और देखेंगे अभी। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन स्मॉल a, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, जो जनरल रिएक्शंस है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे मैं ये अपना हेलो एरिन ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन में किसी हेलोजन के साथ करवा दूँ या फिर और कोई रिएजेंट हो उसके साथ करवा दूं, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसमें जुड़ेगा। बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है S, मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसमें से कोई इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और कोई नया इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ जाएगा। इसीलिए हम रिएक्शन को कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है या जो हेलोबेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे देता है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको इस हेलो एरिन के एक एग्जाम्पल की, मतलब क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्लोरीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में काम आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे एक बॉन्ड बना लेंगे और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जगह पर, मतलब ऑर्थो पोजिशन पर आ गए। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए नेगेटिव चार्ज लगा दिया। यहाँ पहले एक बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड और बन गया और Cl पर अब इलेक्ट्रॉन रह गए 4 और पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे हम इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पैरा पोजीशन पर आ जाएंगे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए नेगेटिव और ऊपर जैसा है वैसा बना दिया। और चले अपन आगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी और बन सकती है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ जाएगा, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव और ऊपर जैसा बना हुआ है वैसा बना दिया। फाइनली इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आकर बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन सकती है। कहने का मतलब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें एक बात तो मालूम ये लगी कि बेंजीन रिंग की कुछ जगह पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन कौन सी है वो जगह देखते हैं। एक तो ये, एक यहाँ पर और एक यहाँ। एरोमेटिक रिंग में कहीं पर भी अगर कोई ग्रुप जुड़ रहा है तो उसके पास वाली जो पोजीशन है इनको हम नाम देते हैं ऑर्थो पोजीशन। फिर अगली जो पोजीशन है उसको हम नाम देते हैं मेटा पोजीशन, और इसके बिल्कुल सामने वाली जो पोजीशन है, बिल्कुल अपोजिट है, वो वाली है पेरा पोजीशन। इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा और इसको कह देते हैं पेरा। पेरा पोजीशन, ये लो पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा, OMP। ठीक है, तो इन 3 स्ट्रक्चर से हम अगर इन तीनों की मिलीजुली संरचना बनाएं, मतलब एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें जो इन सब की प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो देखो इस बेंजीन रिंग में, या मैं कहूँ इस रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। मतलब डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें इस प्रकार से बना देते हैं। नेगेटिव चार्ज देखो आप कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक इस जगह और एक इस जगह। एक नेगेटिव चार्ज 3 जगह पर यहाँ बटा हुआ है, तो मैं एक नेगेटिव चार्ज को 3 जगह पर लिख देता हूँ। -1/3, -1/3 और -1/3। यहाँ पर एक Cl भी जुड़ रहा है, ये लो, एक डबल बॉन्ड और है यहाँ पर,
जो रेजोनेंस के थ्रू आया है, तो इसलिए मैं इसको पार्शियली बना देता हूँ। और इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज भी है। Cl के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पेरा है। तो बताइए कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो एंड पेरा पर। आप चाहो तो ऐसे ना बनाकर नेगेटिव चार्ज को बीच में भी लिख सकते हो। ये लो, एक नेगेटिव चार्ज है वो जो 3 जगह पर बटा हुआ है। रेजोनेंस के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पेरा पर आ गया। अब हम रिएक्शन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो इसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, या मैं कहूँ ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो आपको मालूम है हेलोएरिन में या मैं कहूँ क्लोरोबेंजीन में Cl ने इलेक्ट्रॉनों को नीचे भेजकर ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए थे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जुड़ेगा तो ऑर्थो और पेरा पर। ये लो, ये 2 ऑर्थो और ये पेरा पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हुआ? ऑर्थो एंड पेरा पर। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसमें कहाँ होगा? ये डिसाइड कर रहा है ये Cl। Cl एक निर्देशी समूह है, डायरेक्टिंग ग्रुप है। और कैसा है ये? ऑर्थो पेरा निर्देशी समूह, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देगा कि आओ और ऑर्थो पेरा पर जुड़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को नीचे भेजा गया है। Cl ने अपने इलेक्ट्रॉनों को रेजोनेंस में लगा दिया और ऑर्थो पेरा पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है Cl का वो कैसा है? प्लस R, R मतलब रेजोनेंस और प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेल रहा है। Cl ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन की ओर धकेल रहा है। तो हम कह देंगे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन की ओर धकेल कर ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करेगा और इलेक्ट्रोफाइल फिर यहीं जुड़ेगा। तो हेलोबेंजीन में या मैं कहूँ क्लोरोबेंजीन में Cl ग्रुप कैसा है? प्लस R इफेक्ट वाला है। मतलब अनुनाद से नीचे आए और इलेक्ट्रॉन इसने ही ऑर्थो और पेरा पर अटैक कर लेगा। ठीक है, तो बात सामने निकल के ये आई है कि जो Cl ग्रुप है या हेलोजन जो ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जो भी रिएक्शन आएगी उसमें इलेक्ट्रोफाइल हर बार ऑर्थो और पेरा पर ही जुड़ेगा। ठीक है, अब हम एक बात और देखते हैं कि ऑर्थो पेरा निर्देशी समूह तो है ये हेलोजन, लेकिन Cl का एक इफेक्ट और होता है। Cl मैं यहाँ बना रहा हूँ एक बार क्लोरोबेंजीन, और आपको मालूम है कि Cl जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, I प्रभाव भी रखता है। -I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह भी है ये, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ये खींच लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल फिर इस पर अटैक इजीली नहीं कर पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हेलोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो इस बेंजीन के कंपैरिजन में कम है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए इन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? बेंजीन। कारण क्योंकि यहाँ पर एक Cl ग्रुप है जो कि -I इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक इस पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी। अब दो इसमें अपोजिट इफेक्ट लग रहे हैं। देखो, एक तो लग रहा है -I जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, एक लग रहा है +R रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन की ओर धकेल रहा है। +R इफेक्ट भी है, -I इफेक्ट भी है। तो मैं अगर बात करूं रिएक्टिविटी की कि इन दोनों में से क्रियाशील कौन है ज़्यादा, तो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन कम क्रियाशील है। तो रिएक्टिविटी को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो है इंडक्टिव -I इफेक्ट। और कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ? ऑर्थो पर जुड़ेगा, पेरा पर जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा? तो इस बात को डिसाइड करने वाला जो इफेक्ट है वो कौन सा है? +R इफेक्ट।
क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोबेंजीन में Cl जो है वो +R इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है, लेकिन -I इफेक्ट भी रखता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता भी है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचता भी है, इसलिए रिएक्टिविटी कम होगी क्लोरोबेंजीन की। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। ये डिसाइड किसने किया? रेजोनेंस, अनुनाद ने किया। क्लियर? अब हम तो इसकी रिएक्शन देखेंगे, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शंस होगी इसकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को हम कह देते हैं हिंदी में हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजन जुड़ेगा भी। अब कहाँ जुड़ेगा हेलोजन? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो रिएक्शन देखें, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, येलो, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो, मतलब हेलोबेंजीन लेना है आपको, और इसकी रिएक्शन मैंने हेलोजन से करवा दी। हेलोजन ले लिया Cl2। यहाँ पर आप कोई लेविस एसिड ले लो, कोई कैटेलिस्ट डाल दो, क्योंकि डालना जरूरी होगा। अभी मैंने बताया था आपको कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई AlCl3 या फिर FeCl3 या आप ले सकते हो यहाँ पर केवल Fe भी ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई सा लेविस एसिड ले लो, और ये एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए, एनहाइड्रस, निर्जल AlCl3 या FeCl3 या Fe। तब इसका ऑर्थो का H यहाँ से इस जगह का H हटेगा और एक Cl HCl निकलेगा और ऑर्थो पर Cl जुड़ेगा, तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा ये वाला, ये लो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही इस जगह से ना हटकर यहाँ से भी H हट सकता है, तो H और Cl हटेगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन गया अपना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पर हैवी क्लोरो, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर एक बात और सुनो, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर बनेगा ये पैरा वाला। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है वो अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर रिपल्सन हो सकता है, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होता है तो Cl पर कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है, मतलब Cl+ जो होगा, वो अगर यहाँ जुड़ेगा तो इन दोनों में रिपल्सन हो सकता है। तो हम कह देते हैं कि यहाँ जुड़ता तो है लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, पैरा पोजीशन। यहाँ पर अगर Cl जुड़ेगा ये वाला, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। क्लियर? इसको उठा देता हूँ वापस से, ये लो। तो दो प्रोडक्ट बने, ऐसा नहीं कि इसका मॉलिक्यूल एक है। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 60-70 मॉलिक्यूल्स में तो यहाँ इस जगह Cl जुड़ेगा तो मेजर बन गया, और बाकी को 30-40 जो मॉलिक्यूल बच गए उनमें ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बना। क्लियर? हेलोजिनेशन हो गया। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं अपन, मैकेनिज्म कि कैसे जुड़ा है। देखें मैकेनिज्म, हमने इसमें जो AlCl3 या FeCl3 जो लिया है वो Cl2 से रिएक्शन करेगा। ये Cl, इसका बीच का जो बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ जाएंगे और पूरा Cl- जुड़ गया, AlCl4- और बच गया अपना Cl+। हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये पिछले वीडियोज में भी आया था, हम इसको क्लोरोनियम आयन कह देते हैं भाई, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं है। अब सेकंड स्टेप में अपना जो क्लोरोबेंजीन है, जिसमें रेजोनेंस था प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ऑर्थो पर भी ज़्यादा कर सकता है, पैरा पर भी ज़्यादा कर सकता है। तो मुझे जैसे पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इसी में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ा देता हूँ। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी वो बनाते हैं अपन। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर आ गए बॉन्ड के रूप में, और ये जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। एक बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड और बन गया, और Cl पर अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पैरा पोजीशन पर मैं लेके आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ है, ये कहाँ आक्रमण करेगा, कहाँ अटैक करेगा? पैरा पर। ये लो, पैरा पर इसका अटैक हुआ, क्या बना?
ये एक इंटरमीडिएट बन गया जिसमें इस जगह H तो है ही जुड़ा हुआ, हर एक कार्बन से एक एक H है जुड़ा हुआ। अब Cl और जुड़ गया, चलो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ का पूरा खत्म हो गया। अभी ऊपर जैसा है वैसा बना दिया मैंने, ये लो। अब अगले स्टेप में यही बना देता हूँ मैं। अगले स्टेप में ये जो AlCl4 माइनस है ये वाला, ये आएगा और इस पर अटैक करेगा, तो ये अपने को स्टेबल करने के लिए, या मैं कहूँ इसमें से अब एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा भी, तो अभी तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, तो ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर जाएगा। तो ये बॉन्ड वापस अंदर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। ये लो, इस जगह तो देखो सिंगल बॉन्ड है Cl, और इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ 6 हो गए। ये वाला बॉन्ड इस जगह आ गया, ये लो, ये बॉन्ड जैसा था वैसा रख दिया, और ये वाला बॉन्ड इस जगह आ गया, वही अल्टरनेट है सारा, एक Cl जुड़ गया। अब ये जो H प्लस निकला है वो इसके Cl माइनस से HCl की फॉर्म में निकल जाएगा जुड़कर, और बच जाएगा वापस अपना AlCl3। तो ये बन गया अपना पैरा डाइक्लोरो बेंजीन या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर, ये इसकी मैकेनिज्म थी। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के बाद सेकंड हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम इसको हिंदी में नाइट्रीकरण भी कह देते हैं और नाइट्रोकरण भी बोल देते हैं, एक ही बात है। नाइट्रोकरण बोल दो या नाइट्रीकरण बोल दो, इंग्लिश में एक ही नाम है नाइट्रेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। आपको याद है इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी हेलोजिनेशन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था? अगर मैं Cl2 लेता तो Cl+ बना था, क्लोरोनियम आयन। और नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा NO2+, नाइट्रोनियम आयन। यहां बनेगा नाइट्रोनियम आयन NO2+। तो ये कैसे बनेगा? नाइट्रेशन रिएक्शन में हम एक नाइट्रिकारी मिक्सचर भी लेंगे, एक मिश्रण भी लेंगे। तो वो क्या होगा? देखो HNO3 और H2SO4, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है देखे जाए तो, लेकिन इस रिएक्शन में, नाइट्रेशन रिएक्शन में, एक एसिड के रूप में होगा और एक बेस की तरह काम करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 दोनों डालते हैं, इन दोनों में एसिड कौन है और बेस कौन है? तो जो प्रोटॉन देगा, जो H+ देगा वो तो होगा एसिड, और जो ले लेगा वो होगा बेस। तो देखते हैं, देखें पहले मैं इनमें से ये डिसाइड कर देता हूँ एसिड कौन है और बेस कौन है, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। तो HNO3 की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। ये लो, ये HNO3 है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये H2SO4 टूटा तो ऐसा टूटा कि दो आयन बन गए, H+ और HSO4 माइनस। इसका H+ ये ऑक्सीजन लेगा, ये लो क्या बना NO2, एक जगह लिख देता हूं मैं NO2 को, ये लो NO2, नाइट्रोजन से OH, अब एक H और जुड़ गया, तो इस ऑक्सीजन से एक H और जुड़ गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन इस H को जोड़ने में काम आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, ये बन गया। और HSO4 अलग हो गया, ये लो HSO4 माइनस, ये अलग हो गया। अब यहाँ अगले स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो बॉन्ड टूटेगा और H2O निकल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया। तो हमने ये कह दिया कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है NO2+। और एक बात ये भी क्लियर हो गई कि H2SO4 और HNO3 में इस रिएक्शन में प्रोटॉन का डोनर कौन है, मतलब प्रोटॉन का दान कौन कर रहा है? H2SO4। तो ये तो होगा इस रिएक्शन में एसिड, ब्रोस्टेड एसिड, और ये होगा बेस। मैं बोल सकता हूं कि ये तो प्रोटॉन डोनर है, H+ का दान करने वाला है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन लेने वाला है, ये H+ को लेगा ये। तो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना देख लो, NO2+। तो इस रिएक्शन में NO2+ जुड़ेगा, और कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ेगा, क्योंकि
क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन में जो हेलोजन है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है और ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा कर रहा था। क्लियर? तो देखते हैं रिएक्शन। हमने लिया इसमें वही क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी कॉन्सेंट्रेट HNO3, साथ में ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और हीट दे दी, गर्म कर दिया। वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इससे NO2+ और वो ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, मतलब दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। तो चलो मैं पैरा से H हटाता हूँ, यहाँ से H और O, H2O निकला और पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ गया। यहाँ से देखो H हटा, H और O, H2O निकला, NO2 बच गया, तो वो NO2 मैंने जोड़ दिया यहाँ। और ऐसे ही ऑर्थो पर भी हो सकता है, यहाँ से H हटेगा, H और O, H2O निकला और NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ गया। दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा बता दिया था अभी, पैरा वाला। ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन भी कंप्लीट है भाई। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन, नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। थर्ड या तीसरी रिएक्शन सल्फोनेशन, हिंदी में हम इसको कह देते हैं सल्फोनीकरण। और सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन में रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और क्लोरोबेंजीन डाल दो। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बेंजीन के कंपैरिजन में भी कम होती है, मतलब इसकी क्रियाशीलता कम है। तो आप ऐसा करो, इसमें SO3 और डाल दो। अब H2SO4 और SO3 का जो मिक्सचर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2H2O7, हम इसको ओलियम कहते हैं भाई, ये ओलियम है। इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। तो ओलियम के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवा दी, सैधूम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी। एक नाम मैंने और बोला अभी, सैधूम H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में SO3 गैस डालने पर धुआं खूब सारा होगा, नाम दे दिया सैधूम H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है FH2SO4, एक ही बात है ये सारी। तो इसके साथ रिएक्शन होगी और पैरा पोजीशन का H इसमें से निकलेगा और इसका SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा पूरा और प्रोडक्ट बनेगा एक तो पैरा वाला SO3H, यहाँ से H हटकर यहीं जुड़ा, SO3H पूरा जोड़ दो और कुछ मात्रा में आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये माइनर है, ये मेजर है भाई, ये ज़्यादा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अधिक बनेगा। अच्छा, नाम क्या होगा इसका? इसमें फंक्शनल ग्रुप तो SO3H है, हम इसको नाम देते हैं सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो क्लोरो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी, तो कहाँ जुड़ रहा है ये 1 2 3 4, नाम हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बन गया 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? सल्फोनेशन के बाद फोर्थ रिएक्शन हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट हिंदी में भी तो इसका नाम तो ये रहेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस ली जाएगी। वो लेविस एसिड AlCl3 हो सकता है, वो ZnCl2 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, BF3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है। लेकिन इनमें सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो AlCl3 है, इसलिए मैं AlCl3 ही लेता हूँ और एनहाइड्रस ले लिया मैंने, निर्जल AlCl3 इसमें डाल दिया। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, या कोई फिनोल हो और कोई एनिलीन, कोई भी हो चाहे। वैसे एनिलीन शो नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता अपन बाद में देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एरोमेटिक कंपाउंड का किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में एल्किलीकरण या फिर एसिलीकरण, मतलब एल्काइलेशन
या फिर एसाइलेशन अगर एरोमेटिक कंपाउंड का होता है इसकी प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मैंने दो नाम बोले यहाँ पर, एक तो बोला एल्काइलेशन, तो सबसे पहले मैं एल्काइलेशन ही कर देता हूँ। एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, मतलब हम इस क्लोरोबेंजीन, अभी मैं हेलोबेंजीन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन लिया अभी, तो मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करवाऊंगा जिसमें एल्किल ग्रुप होगा, तो मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया, और एल्किल हैलाइड का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी और प्रेजेंस मैंने आपको बता दी इसमें AlCl3 जो कि एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl इससे रिएक्शन करेगा। कहाँ जुड़ेगा ये एल्किल? अच्छा, एल्किल कौन सा है? मेथिल। तो मेथिल जुड़ेगा तो मैं इस एल्काइलेशन को नाम दे सकता हूँ मिथाइलेशन, मेथिलीकरण होगा भाई। यहाँ पर पैरा पोजीशन का H और Cl हटेगा और ये CH3 ग्रुप या जो एल्किल है वो पैरा पर जुड़ जाएगा। ये लो, ऐसे ही ऑर्थो भी बनेगा, यहाँ से H और Cl हटा दो तो फिर CH3 यहाँ इस जगह जुड़ सकता है और HCl निकल गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा वाला बन गया। पैरा का जो प्रोडक्ट है वो अधिक बनेगा, और क्यों बनेगा वो मैंने आपको बता दिया इसमें। तो जैसे एल्काइलेशन हुआ है वैसे ही अब मैं सेकेंड रिएक्शन और बता देता हूँ इसकी, एसाइलेशन। हिंदी में हम इसको कह देते हैं एसिलीकरण। अब ये एसाइलेशन का क्या मतलब है? एल्काइलेशन में एल्किल जुड़ा तो एसाइलेशन में एसिल जुड़ेगा, एसाइल जुड़ेगा। ये एसाइल क्या होता है? इसको कहते हैं भाई RCO, मतलब COR। ये जो ग्रुप है ये जुड़ेगा इस एरोमेटिक रिंग के ऑर्थो पैरा पर। कैसे? रिएक्शन देखें, मैंने लिया वही क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर मैंने एसाइल ग्रुप वाला एक एग्जाम्पल ले लिया CH3COCl। मैंने R की वैल्यू CH3 मान ली, CO है ही आगे और Cl और लगा दिया। एसिटिल क्लोराइड है भैया, तो एसाइलेशन रिएक्शन के लिए एसिटिल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है, तो आप ये ले लो CH3COCl। आप यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, लेकिन मोर रिएक्टिव ज़्यादा क्रियाशील ये होगा तो मैं इसको यहाँ इसी को लूँगा। और यहाँ ले लिया मैंने एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3। वही काम होगा, पैरा का H और Cl हटेगा और COCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। ये लो COCH3। ऐसे ही ऑर्थो से H और Cl हटेगा और COCH3 ग्रुप ऑर्थो पर भी जुड़ेगा। दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, लेकिन मेजर होगा ये। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम है एसिटोफिनोन। कीटोन है भाई ये, एसिटोफिनोन। और 4 पर क्लोरो जुड़ रहा है या पैरा पर क्लोरो है? ऑर्थो मेटा पैरा। इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो ऑर्थो मेटा पैरा पर Cl है भाई, तो पैरा क्लोरो या 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, फिनओन कीटोन, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को कह सकता हूँ एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब तो RCO जुड़ना। अब मैंने R की वैल्यू रखी है यहाँ पर CH3, तो ग्रुप बन गया CH3CO, और CH3CO ग्रुप को हम नाम देते हैं एसिटिल या एसिटाइल, एक ही बात है। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? एसिटाइलेशन, मतलब एसिटिलीकरण। क्वेश्चन बनता है कि एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन में एसिटिलिक कारक के रूप में कौन सा कंपाउंड लेते हैं? मतलब जो एसिटिल ग्रुप देगा उसके रूप में हम क्या लेते हैं? तो या तो लेंगे एसिटिल क्लोराइड या लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो ये मैंने आपको 4 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताई है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन थी हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद में अपना सल्फोनेशन, और फिर लास्ट में आया था ये फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में 2 हो गए, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, या मैं बोलूँ एसाइलेशन, एक ही बात है। दोबारा देख लो, सबसे पहला था हेलोजिनेशन, और मालूम है हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था? X+, Cl+ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा हेलोजन लिया है। दूसरा था नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो बना था वो था NO2+, नाइट्रोनियम आयन। ये याद रखने भाई आपको।
तीसरा है सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में एक इलेक्ट्रोफाइल था न्यूट्रल, उदासीन इलेक्ट्रॉन इसमें ही है SO3, याद रखना ये। और फोर्थ रिएक्शन थी अपनी फ्रीडेलक्राफ्ट। तो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन थी, एक तो थी एल्काइलेशन और एक थी एसाइलेशन। तो इनमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं R+ और एक ये बनता है RCO+, और यही फिर ऑर्थोपेरा पर अटैक करते हैं, जुड़ते हैं। क्लियर? ये थी अपनी क्लोरोबेंजीन की या एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया B, NSR। याद करो हेलो एल्केन की ये जो मेन रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शंस थी, वो यही तो थी जिसमें एल्किल हैलाइड, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है X-, जो कि नेगेटिव चार्ज X पर ही आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो X नेगेटिव था तो ये हटेगा, और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ गया था और प्रोडक्ट बन गया था RNU, और ये X- हट गया था, ये प्रोडक्ट बन गया भाई। तो पुराना न्यूक्लियोफाइल हटा, नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। ये एल्किल हैलाइड की बात है, हेलो एल्केन की बात है। अब हम ये बात एरिल हैलाइड में या मैं कहूँ हेलो एरीन में देखते हैं, देखें कि कैसे ये रिएक्शन करेगा। ये मैंने ले लिया हेलोबेंजीन, और हेलोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल का मैंने अटैक करवाया। इसमें भी वही बात है कि कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये X- हट सकता है, NU- जुड़ सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल इजीली नहीं होगा। मतलब हेलोबेंजीन एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील हैं इस रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए हेलोबेंजीन लेस रिएक्टिव हैं, कम क्रियाशील हैं, और इसका कारण क्या है? रेजोनेंस। ठीक है कि इसमें -I इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी तो है। आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाई थी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये मालूम पड़ गया था कि यहाँ इस जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और अगर आंशिक द्विबंध के गुण आ गए, डबल बॉन्ड के गुण आ गए, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। ये बॉन्ड अगर टूटेगा नहीं तो X हटेगा नहीं, और अगर पुराना न्यूक्लियोफाइल हटेगा नहीं तो फिर नया जुड़ेगा कैसे? लेकिन फिर भी मैंने रिएक्शन तो लिखी है कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, चाहे इसकी कंडीशन अपन कुछ अच्छी कर देंगे, और क्या किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, विशिष्ट परिस्थितियों में ये Cl हटेगा या मैं कहूँ X हटेगा और नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो पहले तो सुन लो एक बार क्वेश्चन क्या है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मोर रिएक्टिव कौन है? एक तो एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हेलो एल्केन की, और एक एरिल हैलाइड की बात कर रहा हूँ, हेलो एरीन। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करूं तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा इनमें? ये वाला हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है, टूटेगा, X- हटेगा, नया जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रेजोनेंस था, अभी भी बताया था मैंने, और रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो X हटेगा नहीं तो नया आसानी से जुड़ेगा नहीं, तो हम कह देंगे ये लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। अब कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ेगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है स्पेसिफिक, वो हो सकती है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। मतलब आप हाई टेम्परेचर दे दो और हाई प्रेशर दे दो तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था पुराना X, वो हटेगा और नया जुड़ेगा। तो इसकी रिएक्शन में आपको कुछ बताता हूँ, जिनमें मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, ये लो, और क्लोरोबेंजीन के मैंने रिएक्शन करवा दी अमोनिया से, NH3 से। इसमें मैंने कैटेलिस्ट ले लिया एक Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लो, और क्यूप्रस ऑक्साइड के अलावा मैं इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर भी ले लेता हूँ, 475 475 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये लो भाई, उच्च ताप, उच्च दाब, कैटलिस्ट सब कुछ डाल दिया। अब रिएक्शन होगी, क्या होगा? ये Cl हटेगा H के साथ, HCl निकालो, और NH2 जो है एमीन ग्रुप है वो इसमें जोड़ दो। मेन प्रोडक्ट तो ये बन गया भाई, एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से
एनिलीन बन गया। ये पुराना न्यूक्लियोफाइल हट गया और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ गया। अब इसकी मैकेनिज्म अपने है नहीं इतनी, इसलिए मैं आपको केवल रिएक्शन बता के छोड़ रहा हूँ। इसमें HCl निकल गया अभी इसमें, ठीक है। चाहो तो आप HCl यहाँ पर सीधा ये हटा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके भी 2 ले लो, यहाँ से एक एक NH2 एक एक बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। अब 2H इसके हट गए, ठीक है, और इसका O H2O हट गया, और Cu2Cl2 और H2O हटा लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट से अपने को मतलब है। तो आप रिएक्शन को ऐसे भी बता सकते हो या ट्वाइस करके बता सकते हो। कैसे देखो, Cu2Cl2 ये लो, और H2O, 2 है ना NH3, एक NH3 का एक H, दूसरे NH3 का दूसरा H, मतलब एक एक H और एक O, H2O उठा लो। एनिलीन बनाना है मुझे तो, ठीक है। अब एक रिएक्शन और देखते हैं, इनको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ ले लेता हूँ क्यूप्रस साइनाइड, ये लो भाई, ये क्यूप्रस साइनाइड है, और मैंने टेम्परेचर वही रखा है 475 केल्विन एंड प्रेशर। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, बिल्कुल वही होगा काम। यहाँ से ये Cn जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है, तो Cl माइनस हटेगा और Cn माइनस जुड़ेगा। लेकिन कब, जब ये लोगे आप, तो Cu2 ले लो, ये लो Cu2Cl2 हट गया, और एक एक Cn एक एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ गया है, ये लो 2 बन गए, बेंजोनाइट्राइल फेनिल साइनाइड बन गया, और Cu2Cl2 बन गया। एक रिएक्शन और देखते हैं अपन। यहाँ पर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवा देता हूँ, ये लो NaOH के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी। एक्वस NaOH है, नॉर्मल कंडीशन में तो हो ही नहीं सकती कि सामान्य ताप, सामान्य दाब, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर ये रिएक्शन नहीं होगी कि आप सोच रहे हो NaCl हट जाएगा और OH माइनस जुड़ जाएगा। पॉसिबल नहीं है भाई, आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 625 केल्विन ताप लो, और 300 ATM इसमें आप दाब ले लो, प्रेशर ले लो, ठीक है। रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में Na और Cl हटेगा, अब OH जुड़ेगा, और NaCl निकल गया, फिनोल बन गया। लेकिन क्या इस रिएक्शन में हमें फिनोल मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है, और आपने इस रिएक्शन में बेस मिला रखा है, तो वही एसिड बेस रिएक्शन तो होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो इसका H और इसका OH फिर से हटेगा। ऐसा नहीं कि इसका एक मॉलिक्यूल है, खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, तो फिर H और OH हटा और Na जुड़ गया। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये मिलेगा, पहले सोडियम फिनोक्साइड। अगर आपको फिनोल बनाना है तो आपको एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में, तब जाकर आप फिनोल बना सकते हो। जैसे आपने HCl ले लिया, मान लो ये लो, तो NaCl हटा, H+ जुड़ गया, तब आपको फिनोल मिलेगा। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है भाई, 2 पदों में ये काम होगा। अगर आप सीधा NaOH डाल देते और ये सब कुछ ले लिया तो फिनोल आपको नहीं मिलेगा, आपको प्राप्त होगा सोडियम फिनोक्साइड। एसिडिक मीडियम में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तब फिनोल मिलेगा। कंप्लीट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करवाई है, लेकिन कंडीशन कैसे रखी? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक स्पेसिफिक कंडीशन और हो सकती है कि आप इसकी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन विंडोइंग ग्रुप जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो सकते हैं CN, NO2, COOH, SO3H, इनमें से कोई सा भी आप जोड़ सकते हो, और भी होते हैं। तो मैं इन 4 को लिख देता हूँ भी। तो आप -I इफेक्ट शो करने वाला या इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप ऑर्थो और पेरा पर इनमें से कोई सा जोड़ोगे तो फिर हम कह देंगे कि ये Cl- ईजिली हटेगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल ईजिली यहाँ पर अटैक कर लेगा। तो ऐसा क्या हुआ, इनका क्या इफेक्ट लगा इस पर, इनका क्या असर हो गया जिससे कि ये पुराना हट गया और यहाँ जुड़ गया। तो देखते हैं हम इसको पहले, उसके बाद इसकी रिएक्शन भी देखेंगे। यहाँ पर ये मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ और इस ऑर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 जोड़ देता, NO2 जोड़ दिया। यहाँ ये नया न्यूक्लियोफाइल है OH-, इसका अटैक होगा इस कार्बन पर, ये लो। और अटैक कब होगा? जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे,
यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और OH माइनस फिर यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये बना, यहाँ पर NO2 तो ही जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज बन गया। पहले से ही यहाँ एक Cl जुड़ रहा है और अब एक नया न्यूक्लियोफाइल OH और जुड़ गया। ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वाला कार्ब एनायन, कार्ब ऋणायन। और किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उस पर जो चार्ज है उसको कम कर दो, और उसको कम करने के लिए तो मैंने NO2 ग्रुप ऑर्थो पर जोड़ा है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, नेगेटिव चार्ज को अगर खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। हालांकि ये रेजोनेंस से भी अपने नेगेटिव को बांट लेता है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाता है। एक स्ट्रक्चर में जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस जगह बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है, इस जगह नेगेटिव आ सकता है। कुल मिला के रेजोनेंस से नेगेटिव कहाँ कहाँ आया, ऑर्थो पर और पैरा पर। इसीलिए अपना NO2 जो ग्रुप है वो अपना असर कहाँ कहाँ रखेगा, ऑर्थो और पैरा पर। अगर आप मेटा पर NO2 जोड़ भी देते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने NO2 को ऑर्थो पर जोड़ा है, या फिर पैरा पर जोड़ सकता हूँ। तो ऑर्थो पर आपने NO2 जोड़ा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्ब एनायन बन गया, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने NO2 को इस जगह जोड़ा है ताकि नेगेटिव चार्ज को ये खींच ले, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है भैया, अभी भी जो मैंने बताई। ये इलेक्ट्रॉन इस जगह बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ वाला नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इस जगह बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर फैला हुआ रहता है। अब फाइनली NO2 का असर तो बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना। अब फाइनली क्या होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आए और बॉन्ड बना, और पुराना जो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस वो हट गया, और नया न्यूक्लियोफाइल जो कि OH माइनस था वो जुड़ गया। अब यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर NO2 वो काम कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। कौन सी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके कि NO2 का असर ऑर्थो पैरा पर ही क्यों हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी है उनका असर एरोमेटिक रिंग के ऑर्थो पैरा पर ही क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजोनेंस का जो असर है, इफेक्ट है, वो ऑर्थो पैरा पर ही लगता है। रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जगह और यहाँ पर ही आ सकते हैं, और साथ में मैंने NO2 भी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी यहीं जोड़ा है। आप चाहो तो ऑर्थो पर ना जोड़कर पैरा पर जोड़ दो, तब भी इसे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर ही आएगा भाई रेजोनेंस से, और उसकी स्टेबिलिटी हमने रेजोनेंस से तो बढ़ाई है, साथ में NO2 से और बढ़ा दी, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि NO2 एक जोड़ें तो क्या होगा, दो जोड़ें तो क्या होगा। ये तो सीधी बात है कि भाई आप NO2 जितने ज़्यादा जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर अगर आप जितने ज़्यादा जोड़ोगे, मतलब एक यहाँ जोड़ दिया, एक बार यहाँ जोड़ दिया और एक बार यहाँ और जोड़ दिया, मतलब 3 ग्रुप आप एक ही कंपाउंड में जोड़ दोगे NO2 के, तो हम कह देंगे उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेगा। तो एक एक रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली रिएक्शन इसमें मैंने लिया ये क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने एक्वस NaHCO3 से करवा दी। एक्वस NaHCO3 मतलब पानी में NaHCO3 को घोलोगे तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH माइनस, और आप देखोगे अगर आप इसमें हाई टेम्परेचर भी कर देते हो तब भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि NO2 नहीं जुड़ा हुआ है और ये बेचारा वीक है, तो न्यूक्लियोफाइल OH इजीली जुड़ेगा ही नहीं, कि Cl हटेगा नहीं तो OH जुड़ेगा नहीं। तो फिर क्या करें, इसकी रिएक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। अभी मैंने बताया था, इसी में अब मैं चेंज कर रहा हूँ। एक ऑर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया। अगर आप NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ देते हो तो ये OH आयन इस जगह जुड़ेगा, Cl हटेगा। ये NaHCO3 ही डाल रखा है और थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले लिया, लगभग 400 केल्विन। तो 400 केल्विन टेम्परेचर पर Cl हटेगा। अब रिएक्शन होगी भाई, क्योंकि आपने NO2 जोड़ दिया है। ये लो Cl हटा दिया, OH जोड़ दिया, ये बन गया। ये फिनोल है, ऑर्थो पर नाइट्रो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल,
ठीक है। आप इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ा सकते हो, एक NO2 और जोड़ दो, ये लो 2 NO2 आ गए, एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर। वही आपने एक्वस NaHCO3 ले रखा है, इससे अपने को न्यूक्लियोफिल पार्ट प्राप्त होगा, नाभिक स्नेही भाग प्राप्त होगा और रिएक्शन अब 370 केल्विन टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। पहले 400 पे हुई थी और अब 370 केल्विन पर ही होगी। मतलब टेम्परेचर कम लेने पर भी काम हो गया, क्योंकि एक NO2 जोड़कर आपने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी है भाई। फिर वही रिएक्शन होगी, Cl हटेगा और OH इस जगह जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया जिसमें 2 NO2। चलो मैं एक NO2 और जोड़ देता हूँ, यह लो एक बची हुई जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर NO2 और जोड़ दिया। अगर आप ये जोड़ दोगे तो अब टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर ही लेना पड़ेगा। मतलब मैं कहूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर ही अब ये रिएक्शन हो जाएगी। और अब तो आपको NaHCO3 लेने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल पानी डाल दो, पानी का जो OH माइनस है यही इस जगह जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत अधिक क्रियाशील हो गया 3 NO2 के कारण। ये लो प्रोडक्ट बन गया अपना ये वाला, 3 NO2 लग रहे हैं भाई। नाइट्रोजन पहले जुड़ेगा यहाँ NO2, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ये लो भाई पिक्रिक एसिड बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं पिक्राइल क्लोराइड और ये बन गया पिक्रिक एसिड। पिक्रिल क्लोराइड या पिक्राइल क्लोराइड एक ही बात है। पिक्रिक एसिड बन गया और ये विस्फोटक सामग्री बनाने में काम आता है, बारूद वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। पिक्रिक एसिड का यूपीसी नेम फिनोल OH वाले OH जिस कार्बन से जुड़ा उसको नंबर 1 दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, 2 पर 4 और 6 पर, मतलब 2 पर 4 पर और 6 पर आपको नाइट्रो ग्रुप नजर आ रहे हैं। 3 है इसलिए ट्राई लगा देता हूं, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये पिक्रिक एसिड का यूपीसी नेम है। स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, ये है तो ऑर्गेनिक एसिड लेकिन ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप है, इसलिए ये बहुत ही प्रबल अम्ल है। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमने कंप्लीट पढ़ ली। अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। C रिएक्शन विद मेटल, C रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल से, Na। सोडियम मेटल से हम रिएक्शन करवाएं अपने हेलोएरिन, मतलब जैसे एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो ये मैंने क्लोरोबेंजीन या कोई हेलोबेंजीन जो भी लेना है वो ले लिया और उसकी रिएक्शन करवा डाली मैंने सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम इससे रिएक्शन करेगा तो बिल्कुल NaCl हटेगा और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। इसमें 2 फेनिल C6H5 है, दोनों ये आपस में जुड़ गए और NaCl हट गया। अगर आपने Cl लिखा है तो X लिखते तो NaX हट जाता और प्रोडक्ट बन जाता डाई फिनाइल डाईफेनिल। ऐसी रिएक्शन तो हम हेलो एल्केन में भी पढ़ के आए हैं कि सोडियम मेटल की रिएक्शन अगर हम हेलो एल्केन से करवा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो डबल कार्बन वाली एल्केन मिलती है। यहाँ R है तो प्रोडक्ट बनेगा RR। बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही हुआ है। इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, हेलो एल्केन के साथ अगर रिएक्शन होगी तो नाम है वुड्स। और अगर आप यहाँ पर हेलो एरीन लेते हो जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया तब रिएक्शन का नाम वुड्स नहीं होगा। इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। हम इसको क्या नाम देंगे? फिटिग। तो फिटिग रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? डाई फिनाइल। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन के समान ही रिएक्शन है, सिमिलर है बिल्कुल। अगर मैं इस हेलो बेंजीन के साथ साथ हेलो एल्केन ले लेता हूँ, दोनों का मिक्सचर ले लिया और सोडियम भी मिला दिया। हाँ, इसको अगर बैलेंस करना है आपको तो 2 लगा लेना भाई। ये लो प्रोडक्ट तो ये बनेगा। हाँ, RX और ARX दोनों ले लिए, Na ले लिया और ड्राई ईथर प्रेजेंस बता दी। अब क्या होगा? अब भी वही होगा, X हटेगा और Na हटेगा। ये लो NaX हट गए और एल्किल यहाँ जुड़ गया तो प्रोडक्ट
हमें मिला एल्किल बेंजीन। अगर यहाँ इस जगह मेथिल होता तो मेथिल बेंजीन बन जाता, टोलुइन बन जाता, और क्या हट गए NaX। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें वुड्स रिएक्शन वाला हेलो एल्केन भी लिया है और फिटिग रिएक्शन वाला हेलो एरिन लिया है। दोनों ले लिए तो दोनों को लिख दिया मैंने और नाम हो गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप हेलो एल्केन भी लेते हो और हेलो एरिन भी लेते हो और सोडियम बता देते हो और साथ में प्रेजेंस ले लेते हो आप ड्राई ईथर की, तो क्या केवल ये सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, यहाँ पर 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 3 उत्पाद बनेंगे। वो कैसे देखते हैं। ये तो वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक तो ले लिया जैसे क्लोरोबेंजीन येलो, और एक मैंने ले लिया ये क्लोरोमेथेन और साथ में सोडियम डाल दिया और ड्राई ईथर प्रेजेंस बता दी। क्या होगा अगर आप केवल ये लेते ये वाला, तो रिएक्शन चलती वुड्स रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनता CH3CH3। अगर आप ये ना लेकर केवल ये लेते तो रिएक्शन केवल फिटिग होती भाई, फिटिग रिएक्शन से ये डाइफेनिल बन जाता। आपने दोनों ले लिए तो एक प्रोडक्ट इन दोनों के जुड़ने से बन जाएगा येलो। तो प्रोडक्ट 3 बनेंगे, एक वुड्स रिएक्शन से, एक फिटिग रिएक्शन से और एक वुड्स फिटिग रिएक्शन से। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है, तो ये है। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये दे दिया और ये, और बताओ प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? तीनों बनेंगे। क्लियर? तो सोडियम मेटल से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी। अब हम सेकंड मेटल लेते हैं मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम से अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। बिल्कुल हेलो एल्केन की इक्वली रिएक्शन चल रही है, सिमिलर चल रही है, समान चल रही है। आपने यहाँ पर ये ले लिया जैसे ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन और रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम मेटल और ड्राई ईथर प्रेजेंस बता दी। मैग्नीशियम इसमें जुड़ेगा और बन जाएगा अपना ग्रिग्नार रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आई लिख देते तो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो आप यहाँ क्लोरोबेंजीन लोगे, मैग्नीशियम प्रेजेंस, और यहाँ पर एक दूसरा ईथर हम ले लेंगे THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसको हम नाम देते हैं भाई टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ये तो फ्यूरेन होता है और ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है। फ्यूरेन तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब विषम चक्री है और एलिसाइक्लिक है। THF ये भी एक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर है। तो ये ले लिया आपने और Mg जोड़ दिया, तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। थर्ड रिएक्शन, अगर मैं कॉपर से रिएक्शन करवा दूं, कॉपर से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। आप आयोडोबेंजीन की रिएक्शन जो कि मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है, ये बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। अगर यहाँ ClBr और F होता तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो कम थी, यहाँ I जुड़ रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है भी। आप इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर से करवा दो और गर्म कर दो। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स इसके बिल्कुल फिटिग रिएक्शन के सिमिलर जुड़ेंगे और वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो फिटिग रिएक्शन में मिला था, डाइफेनिल और CuI2। ये हट गया भाई। आयोडोबेंजीन की रिएक्शन हुई कॉपर से और बन गया डाइफेनिल। इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। चलो एक मेटल और ले लेते हैं अपन, लिथियम। लिथियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे, इसी को मैं मिटाकर ही बता देता हूँ। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और लिथियम के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, LiCl हटेगा और एक Li इसमें जुड़ जाएगा। जैसे हेलो एल्केन में एल्किल से लिथियम जुड़कर एल्किल लिथियम बना रहा था, वैसे फेनिल से जुड़ गया भाई अब लिथियम, येलो फेनिल लिथियम और LiCl, ये हट गया। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। मेटल है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ी हुई है, कार्ब धात्विक यौगिक बन गई है।
तो थर्ड रिएक्शन या मैं कहूँ सी रिएक्शन भी अपनी कंप्लीट हो गई, रिएक्शन विद मेटल। अब फोर्थ रिएक्शन अपनी और बच रही है, स्मॉल डी, रिडक्शन अप चेन, छोटी सी रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन। ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने NiAl, ये एलॉय है मिश्र धातु, जिसमें मैंने NaOH डाल दिया। मतलब NaOH में मैंने Ni और Al जो एलॉय थी, मिश्र धातु थी, वो डाल दी। घुलेगी, रिएक्शन होगी और इनसे हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होंगे और वो नवजात हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करके रख देंगे, अपचयन करके रख देंगे। H और Cl हटेगा और एक H इस एरोमेटिक रिंग के कार्बन से वापस जुड़ गया, यहाँ तो बन गई बेंजीन और ये HCl निकल गया। निकल और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन देने का काम करता है और हाइड्रोजन से फिर इसका रिडक्शन होगा और बन जाएगी ये बेंजीन। क्लियर? आज की क्लास हम अब यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रियोन और DDT, BHC मतलब पॉली हेलो कंपाउंड, और उसके बाद मैं एक्वेशन प्रैक्टिस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन चैप्टर से, मतलब रिएक्शन वाले चैप्टर से, और साथ में कंपटीशन एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।